नमस्कार, लाइव इंडिया .न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति चौरसिया। आज हम बात करेंगे ऐसे शख्स के बारे में जो मीडिया महारथी है, जिसने अपने 31 साल के करियर में रिपोर्टर से लेकर एंकर और संपादक से लेकर सीईओ तक का सफर तय किया और अपने हर रोल में ऐसा कुछ किया कि लोग हैरान रह गए। बिना किसी की परवाह किए लीक से हटकर काम किया और पत्रकारिता में इतने नए नए प्रयोग किए कि सभी को चौंका दिया। पत्रकारिता के इसी महारथी ने एक और ऐसा कारनामा किया कि लोग फिर से हैरान हो गए और सोचने पे मजबूर हो गए कि आखिर एक सुलझा हुआ व्यक्तित्व, एक बड़ा नाम और एक सीनियर जर्नलिस्ट, उसको ये करने की ज़रूरत क्या थी। पत्रकारिता के महारथी अब पहुंच गए बिग बॉस के हाउस और बिग बॉस के घर में इन्होंने अपनी साफ गोई और सूझबूझ से घर वालों का दिल जीत लिया। अब तो आप समझ गए होंगे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं पत्रकारिता के दिग्गज, पत्रकारिता के पर्याय दीपक चौरसिया के बारे में। दीपक जी, स्वागत है आपका लाइव इंडिया .न्यूज़ में। दीपक जी, वैसे तो आपने दुनिया घूमी है अपनी रिपोर्टिंग के दौरान, लेकिन जब आप बिग बॉस के घर गए तो आपकी पहली रिएक्शन क्या थी? क्या महसूस हुआ वहां जाते ही आपको? मेरा पहला रिएक्शन थोड़ा अजीब सा था। मेरा पहला रिएक्शन ये था कि मैं कितने दिन सरवाइव कर पाऊंगा, क्योंकि आप सबको पता है दीप्ति, मेरा हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी हुआ था और ये ऑफर और मेरी निगोशिएशन जो उनसे चल रही थी उसके बीच हुआ था। मैं बहुत ज्यादा, आधे से ज्यादा डॉक्टर कह रहे थे आपको नहीं जाना चाहिए, कुछ लोग कह रहे थे आपको जाना चाहिए। तो मेरा पहला रिएक्शन उस चकाचौंध वाले घर को देखकर, जिसमें ड्रैगन बना हुआ था, जिसमें कई खूबसूरत जो है पेंटिंग्स लगी हुई थी, जिसके अंदर लाइट ही लाइट थी, जगमगाता हुआ था। साइड एक छोटा सा गार्डन था जिसको मैंने देखा। लाइट्स इतनी तेज थी कि बिल्कुल ऐसा लग रहा था दिन का उजाला हो। रात के वक्त मैं वहां पर पहुंचा था और मैंने पहले यही सोचा कि कितने दिन मैं रह पाऊंगा, 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि मैं 4 हफ्ते वहां पर रह के आया हूं और 4 हफ्ते मैं जितने सम्मान के साथ बिग बॉस के घर के अंदर गया था, वहां पर मेरा इंटरव्यू शोभा डे ने लिया था, जो जानी मानी पत्रकार हैं, कई सारे इंटरनेशनल नेटवर्क्स के लिए काम कर चुकी हैं, और अनिल कपूर जी भी उसके साथ थे। और मैं इकलौता था जो बिना मास्क के अंदर गया था। बाकी सब लोग मास्क के साथ थे जब तक उनका नाम नहीं बताया गया। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि मुझे इस बात का संतोष है कि मैं 4 हफ्ते बाद बाहर निकला हूँ। 4 हफ्ते मैं वहां पर रुक पाया। जियो सिनेमा, एंडेमॉल और हाउसमेट्स का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने मेरी पूरी मदद की। ये जरूर कहना चाहूंगा कि इन 4 हफ्ते के दौरान मैंने अपने आप को जो वादा किया था वो मैं निभाया, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि सब लोग कहते थे क्यों जा रहे हैं, एक पत्रकार का क्या काम है, ये बड़ा विवादित जगह है, यहाँ पर झगड़ा होता है, गाली गलौज होती है, आप जाकर अपनी विश्वसनीयता को कम करेंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि काजल की कोठरी से बिना दाग के बाहर आया हूँ। जिस सम्मान के साथ मैं गया था उसी सम्मान के साथ बाहर आया हूँ। इस बात का मुझे पूरा संतोष है। आप 4 हफ्ते बिग बॉस के घर रह के आए और जब आप बाहर आए तो आपने ट्वीट किया कि मैं 4 हफ्ते से बिग बॉस के घर में था, जो न्यूज़ रूम से एकदम अलग था। न्यूज़ रूम में सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है, जबकि लोग तो ये आरोप लगाते हैं कि बिग बॉस भी स्क्रिप्टेड होता है, जैसा मेकर्स चाहते हैं वैसी कहानी आगे बढ़ती है। नहीं, यह असंभव है। सबसे पहली बात, वहां पर किसी भी हाउसमेट का किसी से किसी तरह का संपर्क नहीं रहता। इस बार फोन्स दिए गए थे क्योंकि बाहर वाले का कॉन्सेप्ट आया था। हर बार शो में नई चीज इंट्रोड्यूस होती है और अगर बिग बॉस भी किसी को समझाए ना, बिग बॉस समझाएंगे। बिग बॉस तो सिर्फ एक आवाज है, वो एक वॉइस ओवर है। आप टेलीविजन समझती है दीप्ति। अगर बिग बॉस मान लीजिए मुझे समझा रहे हैं कन्फेशन रूम के अंदर बुलाकर कि अब आप गेम ऐसा खेलिए, तो बिग बॉस के साथ 2 साउंड रिकॉर्डिस्ट भी खड़े हैं ना, वो टेक्निकल टीम भी खड़ी है जो उनकी आवाज को अंदर ट्रांसमिट कर रही है, वो प्रोड्यूसर्स भी खड़े हैं जो मेरे फ्रेम को रिकॉर्ड वहां पर कर रहे हैं। तो बड़ा सेटअप लगता है। ऐसी चीजों को स्क्रिप्ट नहीं किया जा सकता, ये बिल्कुल असंभव है। वहां ये बताया भी नहीं जाता कि आपको आगे क्या करना है। सिर्फ एक आवाज आती है, वो आकाशवाणी करती है, भविष्यवाणी कहती है, उसके हिसाब से घर के लोग डिसाइड करते हैं। अगर कहा गया कि ये खाना आपको फ्रिज में पका हुआ अंदर स्टोर रूम में रख देना है और आपका ये खाना जब्त किया जाता है, बात खत्म हो गई। अब मुझे नहीं लगता कि वहां पर किसी भी तरह किसी भी चीज को स्क्रिप्ट किया जाता हो। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जितने भी चाहे वो न्यूज चैनल्स हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट चैनल हो, ये सभी किसी न किसी रेगुलेशन के दायरे में आते हैं। और
इनको अपने रियलिटी शो को भी बिल्कुल ठीक एक तरह से, जिसको बोलते हैं ना हम, अपने इन हाउस ऑडिट करा के रखना पड़ता है। तो ये भी जरूरी होता है। ऐसे में ऐसे शो को स्क्रिप्ट करना ये लगभग असंभव है, ऐसा हो नहीं सकता। लगभग 25 साल से टेलीविजन कर रहा हूं। मैं यही कहूंगा कि जो लोग ये बात कहते हैं कि स्क्रिप्टेड है, ये बिल्कुल मूर्खता है, ये बिल्कुल नासमझी वाली बात है। इस तरह की किसी शो को जो 5 हफ्ते या 4 महीने चले, स्क्रिप्ट किया ही नहीं जा सकता। बिग बॉस में आप अकेले ऐसे प्रतिभागी हैं जिनके लिए टास्क डिज़ाइन किए गए, फिर चाहे वो पॉडकास्ट का हो, ब्रेकिंग न्यूज़ का हो, न्यूज़ बुलेटिन के जरिए घर की पूरी खबर बताने का हो, जनता के मुद्दों पर बहस का हो, और तो और एक दिन पूरे के पूरे बिग बॉस के घर को न्यूज़ रूम में तब्दील कर दिया गया। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि आखिर दीपक चौरसिया को इतना स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों? नहीं, मुझे नहीं लगता कोई स्पेशल ट्रीटमेंट था। मैंने बिग बॉस के घर के से आने के बाद बोला था कि लोग यहाँ पर ट्रॉफी जीतने जाते हैं, लेकिन मैं यहाँ ट्रॉफी जीतने बिल्कुल नहीं गया था। मैं यहाँ दिल जीतने गया था। और जब मैं निकल रहा था, मैं ऐसा कोई शख्स नहीं था जिसकी आंखों में आंसू नहीं थे। मैं इनफैक्ट बात करूं लवकेश को मैंने कई बार नॉमिनेट किया था, कई बार उनको झिड़का भी था, डांटा भी था। लवकेश रो रहे थे, शिवानी रो रही थी। शिवानी मैं समझ सकता हूँ, इमोशनल है, मैंने उसको बहुत समझाया। बहुत बार वो अपसेट हो जाती थी, मैं उसी के बैकग्राउंड से निकल कर आता हूँ। विशाल रो रहे थे, सना मकबूल तक बहुत हद तक डिसअपॉइंटेड थी, और रणवीर शोरी सोच रहे थे कि ये बिग बॉस का घर फट जाए और मैं इस धरती के अंदर समा जाऊं। रणवीर की मनस्थिति उस वक्त ऐसी थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं जब निकल रहा था तो लोगों की आंखों में आंसू थे। इस तरह की, और अरमान ने कहा था कि घर से कोई, ऐसा लग रहा है घर से कोई जा रहा है, लेकिन इस बार अलग है, अनोखा है, घर से कोई बड़ा जा रहा है। मैंने बड़ा रहकर ही, क्योंकि मैं उम्र में सिर्फ रणवीर से 3 महीने छोटा था, बाकी सब लोग उम्र में मुझसे बहुत छोटे थे। ज्यादातर तो ऐसे थे कि जितने साल का मुझे अनुभव है, 1993 से मैंने काम करना शुरू किया, उनमें से ज्यादातर 1993 में पैदा भी नहीं हुए थे। तो इतना अंतर था, लेकिन हाँ, सबके दिलों में मैंने जगह बनाई। लोग कह रहे हैं कि शो डिजाइन किया गया। देखिए, जिस तरह के कंटेस्टेंट होते हैं उनके हिसाब से चीजें करी जाती। जैसे रणवीर से कहा जाता ना, आप अपने अंदाज में लोगों की जो है वो लोगों को आप मिमिक करके बताइए। वो सबकी नकल उतारते थे, क्योंकि वो एक एक्टर थे। मैं मिमिक्री कर नहीं सकता, मैं नकल उतार नहीं सकता। लवकेश रोस्ट करते थे, उनको उस ढंग का काम दिया गया। लवकेश के लिए कहा गया कि जाइए आप व्लॉग बना के आइए। नेजी के लिए पूरी कंपटीशन रखी गई। तो मुझे नहीं लगता मेरे लिए कुछ अलग किया गया, मेरे लिए कोई स्पेशल शो डिजाइन किए गए। हाँ, इतना मैं जरूर कहूंगा कि मेरा जो है फिजिकली, क्योंकि मेरी फिजियोथेरेपी की जरूरत थी और मेरे हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी को मात्र 15 दिन हुए थे, और 15 दिन के बाद तो ये लोग भी नहीं समझ पा रहे थे कि ले जाएंगे तो मैं टिक पाऊंगा या नहीं टिक पाऊंगा। सबने मेरी बहुत मदद की। मैंने आपको बताया, मेरे लिए कुछ डिजाइन नहीं हुआ था। हर कंटेस्टेंट के हिसाब से शो या बातें डिजाइन करी जाती थी। जैसे मैंने आपको निजी के लिए बताया, उसके लिए एक रॉक शो या जिसको कहे रैप शो डिजाइन किया गया था, क्योंकि वो डिस करता था, DISS डिस करता था। डिस का मतलब होता है कि आप किसी की आलोचना करते हैं गाने के फॉर्म में, वो जो आप तेजी से गाते हैं ना, जिसके अंदर तो बंदी ज्यादा होती है, लेकिन RAP रे वो जो सॉन्ग रैप सॉन्ग होता है, वो निजी ने गाया था। उसका एक कॉन्टेस्ट भी बकायदा हुआ था। लवकेश, शिवानी और अरमान को और कृतिका को दिया गया था कि आप व्लॉग बनाइए, उस आधार पर निर्णय होगा कि आपको कितने मिनट खाने निकालने के लिए दिए जाएंगे। तो मेरे ख्याल से जिसकी जो कैपेबिलिटी थी उसके हिसाब से टास्क डिजाइन की गई थी। कुछ टास्क इंडिपेंडेंट थी, कुछ टास्क लोगों की कैपेबिलिटी के हिसाब से डिजाइन किए गए थी। इसलिए मेरे लिए भी की गई, नेजी के लिए भी की गई, लवकेश के लिए भी की गई, अरमान कृतिका के लिए भी की गई। रणवीर ने भी जो है अपने एक्टर होने के हिसाब से उन्होंने अपना काम किया। जैसा आप भी बता रहे हैं और हम सब ने देखा कि आमतौर पर होता यह है कि जब बिग बॉस के घर से कोई प्रतिभागी निकलता है तो वो खुद रोता है, वो खुद परेशान होता है। लेकिन आपके साथ उल्टा हुआ। जब आप घर से निकल रहे थे तो आप निश्चिंत थे, बल्कि घर में जितने लोग थे वो आपके लिए रोए, वो आपके लिए दुखी हुए। कुछ प्रतिभागी ऐसे भी थे जिन्होंने पैर छूकर भी आपका आशीर्वाद लिया। तो इस रिएक्शन के पीछे आप क्या वजह देख रहे हैं? हाँ, मैं वहां कह नहीं सकता था कि मैं शो जीतने नहीं आया हूँ। इनफैक्ट बिग बॉस ने मुझसे पहले दिन पूछा कि दीपक आप क्या करने यहाँ पर आए हैं। मैंने बोला मैं खेलने आया हूँ।
तो उन्होंने मुझसे अगला सवाल पूछा कि आप जीतने नहीं आए हैं? तो मैंने उनको अमिताभ बच्चन का एक गाना सुनाया था, वो मुझे बहुत पसंद है, जितने बाजू उतने सर, गिल्ले दुश्मन ध्यान से, हारेगा वो हर बाजी जब खेले हम जी जान से। मैंने कहा अगर मैं जी जान से खेला तो जरूर जीतूंगा, और जीतने के लिए आया हूँ, जी जान से खेलने के लिए आया हूँ। तो बात वहां पर आई गई हो गई। मैं ये किसी को कह नहीं सकता था कि मैं वहां पर खेलने नहीं, बल्कि वहां पर ट्रॉफी जीतने नहीं, दिल जीतने आया हूँ। इसीलिए मैं सबसे समान लेवल पर बात करता था, सब लोग अपनी प्रॉब्लम शेयर करते थे, मैं उनको अपने अनुभव के आधार पर समझाता था। मेरी तरह का अलग अलग तरह का अनुभव घर के अंदर किसी के पास नहीं था। हाँ, ऐसा आपको लग सकता है कि मैं जो कैप्टन ऑफ द हाउस की जो रेस हुई थी उसमें मैं अरमान की तरफ खड़ा दिखाई दिया और सना ने मेरा नाम लिया, लेकिन फिर भी मैं पीछे हट गया, क्योंकि मैं चाहता था कि जो ओटीटी के प्लेटफॉर्म होते हैं ये यंगर जनरेशन के लिए है, ये नए लोगों के लिए है। मैं बुढ़ा नहीं हुआ हूँ, मेरी उम्र मात्र 51 साल है, मेरा 31 साल का एक्सपीरियंस है, 20 साल से मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता था कि जो यंगर 31 साल से मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता था कि ये जो टास्क है ये यंगर जनरेशन को करनी चाहिए। टीम को कैसे हैंडल करना है, अलग अलग विचारधारा के लोगों को कैसे हैंडल करना है, अलग अलग कैपेबिलिटी या अलग अलग हुनर या फन वाले लोगों को कैसे हैंडल करना है। तो मैं चाहता था ये टास्क यंगर जनरेशन करे, और मैंने सबको बराबर प्यार दिया। गलत किया तो डांटा भी, गलत किया तो नाराज भी हुआ। हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि मेरा गुस्सा आपको सिर्फ 2 बार देखने को मिला। दीप्ति, आप मेरी बहन हैं, आप कई साल आपने मेरे साथ गुजारे हैं, आप भी मेरे साथ शो के अंदर थी। मैंने आपको, अपनी बहनों को और बेटियों को वादा किया था कि जो नाक पे मेरे गुस्सा होता है और जो जैसा मैं अपने जो बॉस रहते करते हुए आया हूँ, वो गुस्सा मैं यहाँ पर कम करूंगा। और मुझे लगता है कि मैंने इसमें काफी सफलता पाई है। 3 दिन में मैं सिर्फ 2 बार गुस्सा हुआ हूँ, ये मेरे लिए क्रेडिट वाली बात है। और यही कारण था कि जब मैं निकला, और मेरा निकलना बड़ा अप्रत्याशित था, एक्सीडेंटली रणवीर को कुछ सूझा नहीं, उन्होंने मेरा नाम नॉमिनेट कर दिया, क्योंकि हम मजाक मजाक में हमेशा बात करते थे कि जब आपको कोई बात ना सूझे तो आप मेरा नाम ले देना। मैं रणवीर को यही कहता था, और रणवीर ने मेरा नाम ले दिया। और मुझे लग गया था कि रणवीर ने नाम गलती से लिया है, लेकिन मेरा वक्त हो चुका है, मैं जितना खेल चुका था वो काफी था। और मुझे ये भी पता था कि देखिए आखिरी के 2 हफ्ते गेम बहुत इंटेंस होने वाला था। मेरी अपनी फिजिकल लिमिटेशन थी, मुझे लग रहा था कि शायद मैं 4 हफ्ते में चल पाऊं, लेकिन ऐसा कुछ कारणों से नहीं हो पाया। डिस्पाइट मेरी फिजियोथेरेपी, मैं उस इंटेंसिटी के साथ गेम नहीं खेल सकता था। तो रणवीर ने जब नॉमिनेट किया, मैं समझ गया था कि मेरे जाने का वक्त आ गया था। लेकिन मुझे दिल में खुशी थी कि जिस तरह से मुझे लोगों ने विदा किया, कोई नहीं चाहता था वहां से मैं चला जाऊं, लेकिन बिग बॉस का घर होता है, वहां पर आना अपनी मर्जी से होता है, जाने के लिए बिग बॉस की मर्जी होती है, और बिग बॉस की मर्जी में मेरा जाना लिखा था। इसीलिए मैं निकल आया, चला आया। और मैंने यही कहा कि जैसे मैंने एग्जिट इंटरव्यू के बाद जितने इंटरव्यूज कहा कि मैं ट्रॉफी जीतने नहीं, दिल जीतने आया था, दिल जीत के निकला हूं, और आगे भी अपने दर्शकों का, जो लोग मुझे देखते हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स का कुछ ना कुछ नया करते हुए दिल जीतते रहूंगा। रणवीर को तो आपने बड़ा दिल रखकर माफ कर दिया, लेकिन क्या वजह रही कि जब आपने पहले वीकेंड के वार पे पूरे घर भर की खबरें बुलेटिन के रूप में पेश करी थी, तो जो खूनी पंजा था जिससे आप पूरे घर को सतर्क कर रहे थे, जब आप उस घर से निकले तब तक वो खूनी पंजा आपके लिए दोस्ती के हाथ में तब्दील हो गया? देखिए, आप जब आप करते हैं ना, देखिए मैं उस वक्त एक एंकर था, मुझे अपने ढंग से चीजों को पेश करना था, लेकिन मुझे इस आधार पर करना था कि अरमान और सना सुल्तान मुझे आकर क्या बताते हैं। तो मैंने ज्यादातर जो शब्दों का इस्तेमाल किया था, उन्होंने क्या कहा या उन्होंने क्या बातचीत की बाकी घर वालों से, इसके आधार पर किया था, इसी के लिए मैंने ये किया था। लेकिन हाँ, देखिए मेरा अपना एक नेचर है, मेरा अपना एक अनुभव है, मेरा अपना एक नेचर है। लोग मेरे इस नेचर को 1-2 दिन के बाद समझने लगे थे। वो समझने लगे थे कि अगर हम दिक्कत में हो जाए, और मेरे साथ ऐसा होता है दीप्ति, जब लोग दिक्कत में होते हैं तो मैं उनके साथ खड़ा होता हूँ, जब मैं दिक्कत में होता हूँ लोग भाग जाते हैं। तो रणवीर ने भी कुछ वैसा किया था। आपको पता है मेरे साथ क्या क्या हुआ जिंदगी में इतनी बार। तो मैं ये जो लोग बोलते हैं ना, कोई बुलेट प्रूफ होता है, कोई जो है डेड प्रूफ होता है, किसी का कलर नहीं उतरता है उससे प्रूफ होता है, कोई वाटर प्रूफ होता है, कोई रेन प्रूफ होता है, मैं धोखा प्रूफ हूँ।
तो मेरे साथ ये होता रहा है, इसलिए मैंने बाकियों को माफ कर दिया। तो रणवीर के लिए भी यही कहूंगा, मेरे मन में उनके लिए कोई गलत भावना नहीं है। मुझे पता है रणवीर क्या करना चाहते हैं, बाहर निकलकर वो एक ठंडी बियर लेना चाहते हैं। मुझे पता नहीं कि वो एक बियर चाहते हैं, 2 चाहते हैं, वो जितनी भी चाहते होंगे, उनका मटन, उनकी बियर, उनकी पार्टी, वो अकेले रहना चाहते हैं उस दिन में, और टेलीविजन पर वो कुछ अच्छी सी मूवी देखना चाहते हैं और देखते देखते सो जाना चाहते हैं। और यही नहीं, वो रबड़ी चाहते हैं। तो एक पाव से ज्यादा रबड़ी वो अकेले खाना चाहते हैं। तो ये मटन, ये बियर, ये रबड़ी और उनके घर का पूरा वो जो रूमानी सा गेटअप है वो मैं ही करूंगा। बाकी ज्यादा कुछ कह नहीं सकता। मुझे पता है कि रणवीर भाई एक डेटिंग साइट पे हैं, उसके बाद वो क्या करेंगे ये उनकी मर्जी है। लेकिन बियर, मटन, रबड़ी, ये तीनों मेरी तरफ से रणवीर भाई आपके लिए, और मेरी ये दोस्ती आपके साथ हमेशा जारी रहेगी, इसी तरह चलती रहेगी। और हम गाना गाते रहेंगे। कौन सा गाना गाएंगे आपको पता है ना? ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, ऐसा कुछ गाना। ये है ना जय और वीरू की दोस्ती। वैसे जय और वीरू की दोस्ती रणवीर की आपको आने वाले मंचों पर दिखोगी, और मैं इसको डिजाइन करूंगा। जो नीरज है ना, इंटरनेशनल बॉक्सर, वो सेलिब्रिटी बॉक्सिंग कराने वाला है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप बॉक्सिंग करेंगे उसमें? सेलिब्रिटी बॉक्सिंग में होता है कि आप बॉक्सर की तरह जाते हैं, 1-2 मुक्का मारते हैं। तो नीरज से मैंने कहा, नीरज ने कहा आप किसके साथ बॉक्सिंग करना चाहेंगे? तो मैंने कहा मैं रणवीर को एक पंच मारना चाहता हूं। तो अगर सेलिब्रिटी बॉक्सिंग हुई तो रणवीर और मैं साथ में बॉक्सिंग करेंगे, एक रिंग में उतरेंगे, जैसे मैं खली के साथ रेसलिंग के रिंग में उतरा था। और एक आध पंच रणवीर को मैं मारूंगा, लेकिन उससे पहले मैं उनको तैयार करूंगा। मटन खिलाऊंगा, बियर पिलाऊंगा, रबड़ी खिलाऊंगा, सब मेरी तरफ से। परिवार के लगभग सभी सदस्य आपसे खुश थे, लेकिन एक सदस्य ऐसी थी इनमें से जिनको आपसे लगातार शिकायत थी, वो थी सना मकबूल। सना मकबूल का हमेशा कहना था कि दीपक जी हमारे सवालों के जवाब नहीं देते हैं, उनसे कुछ पूछने जाएं तो वो जवाब नहीं देते। तो क्या वजह रही कि सबके साथ इतना लगाव होने के बाद भी सना मकबूल की नाराजगी लगातार बनी रही? अब सना ये कैमरे के लिए कहती थी या सना ये नंबर बढ़ाने के लिए कहती थी, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं एक दिन की बात करता हूं। लास्ट वीक में मेरे ख्याल से विशाल, लवकेश, पीछे नहीं, साई उनके साथ नहीं थे। विशाल, लवकेश और सना, हम लोगों ने बात करना लगभग 11:15 बजे शुरू की, और वो बात हमारी खत्म हुई थी मेरे ख्याल से 1:30-2 बजे। मैंने उनको जीवन के बड़े अनुभव सुनाए थे और उनके हर सवाल का जवाब दिया था। और अब वो चाहती थी कि मैं किसी की भी फटे में टांग अड़ा के उससे झगड़ा करूं। मैं सोच के गया था, हालांकि बिग बॉस के घर में ऐसा होता नहीं है, फटे में टांग वहां अड़ाना पड़ती है, लेकिन मैं सोच के गया था मैं अननेसेसरी के विवादों में नहीं उलझूंगा, क्योंकि मेरा प्रोफाइल, मेरा पर्सोना बिल्कुल अलग तरह का था। अब 2 अंडे के लिए झगड़ता मैं दिखाई नहीं दे सकता था, 1 सेब के लिए झगड़ता मैं दिखाई नहीं दे सकता था, 2 रोटी में किसने कितना चावल डाला है, या रोटी कच्ची है या पक्की है, इसकी रील मुझे नहीं बनानी थी। इसीलिए मैंने संयम का परिचय दिया, मैंने अनावश्यक गुस्सा नहीं आने दिया, मैंने लोगों की कई बातों को इग्नोर किया। दीप्ति, आप इस बात को बहुत अच्छी तरह जानती है कि मैं बॉडी लैंग्वेज या लोग किस तरह से बात कर रहे हैं, इससे बहुत आसानी से समझ लेता हूं। और टेलीविजन पर सालों से कमेंट्री करते आया हूं, क्योंकि जितने भी समिट लेवल की मीटिंग्स होती है वहां पर नेता कुछ बोलते नहीं है, लेकिन हमको उनके बॉडी लैंग्वेज को एनालाइज करना पड़ता है। तो मैं यही कहूंगा कि सना के जहां जरूरत थी मैंने हर सवाल का जवाब दिया है। और कोई नहीं, सना के साथ एक ओपन सेशन रख लेंगे यूट्यूब पर, इंस्टा पर, सना जहां मिलेंगे। लेकिन सना, बहुत सम्मान करता हूं आपका, बहुत प्यार करता हूं आपको, और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक दिन पूरा 24 घंटे, और उनके घर में जल्द शहनाई बजने वाली है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सना, आप जब चाहें, जैसे चाहें, जहां चाहें, मैं पूरे 24 घंटे आपसे दुनिया में जिस मुद्दे पर चल रही है उस मुद्दे पर बात कर सकता हूं, लेकिन बिग बॉस के घर के बाहर। आप जब बिग बॉस के घर से निकले तो उसकी अगले ही रात जो है सना, सुल्तान और अदनान का इविक्शन हो गया। अब खबर है कि विशाल पांडे और शिवानी कुमारी का इविक्शन हो गया।
और ये भी खबर आ रही है कि लौ कटारिया और सना मकबूल भी इविक्ट होने वाले हैं। तो क्या वजह है, क्या किस तरह से देख पा रहे हैं अब आप इस गेम को, क्योंकि एक जो पूरा ग्रुप जो एक साथ रहता था उसके लगभग सभी सदस्यों का अगर इविक्शन हो रहा है तो गेम अब किस तरह से आगे बढ़ रहा है? पास भी व्हाट्सएप पे जो साथी लोग वो भेजते रहते हैं। तो अभी तक जो एलिमिनेशन हुए हैं आज शनिवार तक है, तो अभी तक जो शूट हुआ है उसके हिसाब से जो एलिमिनेशन हुए हैं, हाँ 2 एलिमिनेशन तो हम साफ साफ देख चुके हैं। पहला एलिमिनेशन जो है हमने देखा टेलीविजन पर, वो सरा सुल्तान का था। उसके साथ उनके दूसरे शख्स थे जो 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 वाइल्ड कार्ड के अंदर आए थे। मैंने उनका नाम कहीं नहीं लिया तो मैं उनका नाम लूंगा नहीं।